एक व्यक्ति रेड लाइट एरिया में पहुँचता है। वह एक कोटे में दाखिल होता है, जिसके बाद एक के बाद एक वह कई लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद उसे एक लड़की पसंद आती है। वह उस लड़की को देखकर काफ़ी गौर से ये सोचता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, यह लड़की जानी-पहचानी नज़र आ रही है। जिसके बाद वह उस लड़की के साथ एक रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद वह दोनों जब बातचीत करना शुरू करते हैं, जिससे उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ना सिर्फ़ मैंने इसे देखा है, बल्कि ये तो मेरी पत्नी है। एक पति किस प्रकार अपनी पत्नी को उस नर्क से लेकर आया और उसकी वो पत्नी उस कोटे तक कैसे पहुँची, ये तमाम बातें जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दरअसल बैंगलोर में साहिल नाम का व्यक्ति एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता है। उसके घर परिवार के लोग उसकी शादी एक तान्या नाम की लड़की से करा देते हैं, जिसके बाद वे दोनों सुखी जीवन जीना शुरू कर देते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है। इसी बीच उस साहिल की कंपनी उसे बम्बई जाने के लिए ऑफ़र करती है, जिसके बाद साहिल कंपनी का ऑफ़र ठुकरा देता है। वह अपने माता-पिता को और अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाह रहा था। वह इस बात को आकर अपने घर परिवार के लोगों को बताता है, तो उसके बूढ़े माँ-बाप और उसकी पत्नी उसे समझाते हैं कि तुम अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। हम लोग भी तुम्हारे पास आ जाएँगे जब तुम वहाँ सेटल हो जाओगे। इसके बाद वह उन लोगों की बात को सुनता है और सुनने के बाद वह बम्बई चला जाता है। वह फ़ोन पर लगातार अपने माता-पिता व अपनी पत्नी से कॉन्टैक्ट में रहता है। ऐसे ही कुछ दिन का समय बीतता है। वह अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और वह उससे कहता है कि तुम बम्बई घूमना चाहोगी? तो उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, बम्बई घूमने का तो मेरा बचपन का सपना है। मैंने सुना है कि बम्बई माया नगरी है। मैं अपनी आँखों से उस माया नगरी को देखना चाहती हूँ। तो उसका पति कहता है तो तुम्हारा ये सपना पूरा हो चुका है। 2 दिन बाद तुम्हारी बम्बई के लिए ट्रेन है, तुम तैयारी कर लो। मैंने तुम्हारा टिकट करा दिया है। जिसके बाद हर परिवार के लोग भी खुश होते हैं कि चलो आप दोनों मियाँ-बीवी एक साथ बम्बई में ही रहेंगे। जब वो तारीख़ आती है तो तान्या अपने घर से स्टेशन के लिए निकलती है। वह स्टेशन पर पहुँचकर ट्रेन में बैठ जाती है और वह पहला फ़ोन अपने सास-ससुर को करती है। वह उन्हें बता देती है कि मम्मी-पापा मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ। ट्रेन चल दी है, मैं सही-सलामत ट्रेन में बैठ गई हूँ। फिर वह दूसरा फ़ोन अपने पति को करती है। वह उसे बताती है कि ट्रेन यहाँ से चल दी है। उसका पति उसे पूरी तरह से समझा देता है कि तुम्हें घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। ये 16 से 17 घंटे का सफ़र है, तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफ़र। सुकून से बैठना, तुम्हें किसी भी अनजान व्यक्ति से मतलब नहीं रखना, तुम्हें किसी भी अनजान व्यक्ति से ख़ास तौर पर कोई चीज़ नहीं कहानी। जिसके बाद वह उसकी बात को सुनकर ट्रेन में बैठी रहती है। इस अगले स्टेशन पे एक अजनबी चढ़ता है, फिर उससे अगले स्टेशन पर एक दूसरा अजनबी चढ़ता है। उन दोनों की सीट तानिया की सीट के सामने होती है। वह दोनों इस प्रकार बातें कर रहे होते हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि दोनों एक-दूसरे को नहीं जानते। तानिया भी ये समझती है कि ये दोनों मुसाफ़िर हैं और ये एक-दूसरे को नहीं जानते। सब कुछ ऐसा ही चल रहा होता है, तकरीबन 200 250 किलोमीटर का सफ़र बीत जाता है। तानिया हर स्टेशन पर अपने पति को खबर करती है कि अब मैं फलाँ स्टेशन पर आ गई हूँ, अब मैं फलाँ स्टेशन पर आ गई हूँ। उस वह तानिया की एक्टिविटी पर निगाह रख रहे थे। वह दोनों में से एक व्यक्ति कहता है कि बहन जी लगता है आप पहली बार सफ़र कर रही हो। तो तानिया कहती है कि नहीं, मैं ट्रेन में पहली बार सफ़र नहीं कर रही। मैंने ट्रेन में बहुत बार सफ़र किया है, लेकिन मैं अकेले पहली बार सफ़र कर रही हूँ और मैं मुंबई जा रही हूँ। तो वह व्यक्ति भी कहता है कि हम भी मुंबई जा रहे हैं और आप निश्चिंत होकर यहाँ बैठिए या और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो आप हमें बता सकती हैं। दोनों में इतनी बात होने के बाद वह दोनों वहाँ बैठ जाते हैं। वह दोनों तो अपनी आपसी में बातचीत करना शुरू कर देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि दोनों पहले से ही एक-दूसरे को जानते हैं। लेकिन वह इस प्रकार की एक्टिंग कर रहे थे कि वे एक-दूसरे से सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेन में ही मिले हैं। तानिया उनकी इन एक्टिविटीज़ को देखकर नज़रअंदाज करती हुई बैठी रहती है। वह अपने पति और अपने सास-ससुर के अलावा अपने घर परिवार के लोगों से फ़ोन पर बात करती रहती है। इसके बाद ऐसे ही चलते-चलते 500 किलोमीटर का करीब सफ़र बीत जाता है। तानिया जब कुछ स्नैक्स खा रही होती है, वह उन्हें सामने बैठा देख उन्हें भी ऑफ़र कर देती है, जिसके बाद वह लोग भी उसके स्नैक्स खा लेते हैं। जब तकरीबन 800 किलोमीटर का सफ़र तय हो जाता है, तो वह दोनों चाय लेते हैं और तानिया से चाय पीने को कहते हैं। तानिया मना कर देती है कि मैं चाय नहीं पीती, लेकिन वह दोनों ज़िद कर 3 चाय ले लेते हैं चाय वाले से और 1 चाय ज़बरदस्ती तानिया को दे देते हैं। जैसे ही तानिया चाय पीती है, इसके बाद वह बेहोशी की हालत में पहुँच जाती है। बेहोश होने के बाद वह अपनी बर्थ पर पड़ जाती है। इसके बाद जब उसे दोबारा होश आता है, तो वह अपने आप को एक कार में पाती है। कार में ही वह दोनों अजनबी बैठे होते हैं। एक तीसरा व्यक्ति और होता है, जो कार को ड्राइव कर रहा होता है। जैसे ही तानिया इससे पहले कुछ बोल पाती, वह चीख पाती, चिल्ला पाती, वह पूछती है कि तुम लोग कौन हो? वह अभी बेहोशी की हालत में ही होती है। जभी उन तीनों में से एक व्यक्ति उसमें एक ज़ोरदार तमाचा जड़ देता है, जिससे वह दोबारा से बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसे होश आता है, तो वह अपने आप को एक ऐसे घर में पाती है, जहाँ पर दर्जनों लड़कियाँ अधनंगे कपड़े पहने हुए खड़ी होती हैं, बेशुमार मेकअप में खड़ी होती हैं। वह ये बात को समझ जाती है कि वह जिस जगह पर है, वह एक बहुत भयानक दलदल है, उसका यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। वह जब तक
होश आता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वह तीनों व्यक्ति उसे 45,000 रुपए में इस कोटे पर बेच कर जा चुके हैं। जिसके बाद तानिया चीखती है, चिल्लाती है तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। तकरीबन उसे उस कमरे में कई दिन बंद रखा जाता है। इधर उसका पति पागलों की तरह कभी इस स्टेशन, कभी दूसरे स्टेशन, वह बैंगलोर से बम्बई पढ़ने वाले हर स्टेशन की खाक छानता नज़र आता है कि मेरी पत्नी आखिर गई तो गई कहाँ? वह बैंगलोर के स्टेशन पर जब पहुँचता है तो उसे मालूम होता है कि उसकी पत्नी ट्रेन में तो बैठी थी, लेकिन बम्बई क्यों नहीं पहुँची, इस बात को वो नहीं समझ पाता। वह अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद पागलों की तरह अपनी पत्नी की तलाश हर जगह करता रहता है। इसी बीच 15 दिन का समय बीत जाता है। 16वें दिन एक अनजान व्यक्ति उस कोठी पर पहुँचता है और वह तानिया को पसंद कर लेता है। आगे तानिया को वहाँ पर ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया गया था और उसे समझा दिया गया था कि अगर वह इस काम को नहीं करती है, तो उसे जान से मार दिया जाएगा। तानिया को ज़िंदा रहना था और उसे अपने घर परिवार के लोगों से मिलना था। जिसके बाद तानिया उस धंधे के लिए वहाँ पर खड़ी हो जाती है। वह व्यक्ति तानिया को पसंद कर लेता है और वह रूम में लेकर जाता है, तो तानिया दबी हुई आवाज़ में उसके सामने फूट-फूट कर रोना शुरू कर देती है और अपनी आप बीती उस व्यक्ति को बताती है। इसके बाद वह व्यक्ति कहता है, "मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर तो नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं तुम्हारी और कोई मदद कर सकता हूँ तो बताओ।" जिसके बाद वह कहती है कि मुझे अपने पति से बात करनी है, आप कैसे भी करके मेरे पति से मेरी बात करा दो। जिसके बाद वह व्यक्ति अपना मोबाइल फ़ोन तानिया को देता है, तानिया फ़ोन लगाती है। उधर उसका पति अपना फ़ोन हाथ में लिए ये सोच रहा होता है कि बैंगलोर से लेके 800 किलोमीटर के सफ़र तलक वह मुझसे बात करती रही। वह हर 15 मिनट बाद, हर 20 मिनट बाद मेरी उससे बात होती रही, लेकिन अब तो कोई फ़ोन भी नहीं आ रहा। आखिरकार वह कहाँ चली गई? उसे ज़मीन खा गया या उसे आसमान निगल गया? मैं इन्हीं तमाम सवालों के जवाब को तलाशने के लिए पागलों की तरह शहर व शहर भटकता रहा। अत तंग आकर वह अपने घर पर बैठकर बैंगलोर में अपनी पत्नी के फ़ोन का इंतज़ार करता है। 16वें दिन जब एक अनजान नंबर उसके फ़ोन पर पहुँचता है, तो मोबाइल साहिल के हाथ में ही होता है। जिसके बाद साहिल पहली ही घंटी बजते ही फ़ोन को रिसीव कर लेता है। उधर से आवाज़ आती है, "हेलो, मैं तानिया बात कर रही हूँ।" ये सुनकर दोनों ही रोना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद तानिया अपनी पूरी दर्द भरी कहानी बताती है, लेकिन वह ये बात नहीं बता पाती कि आखिर वो किस जगह पर है। इसके बाद वह व्यक्ति उसकी ज़िंदगी में जो भगवान बनकर आया, वह साहिल को पूरा एड्रेस बताता है, पूरा एड्रेस समझा देता है। जिसके बाद साहिल ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मैं अपनी पत्नी को वहाँ से किस प्रकार बचाऊँ। यही तमाम सवालों को जवाब तलाशते हुए साहिल खुद वहाँ पर ग्राहक बनकर पहुँच जाता है और वह एक के बाद एक 20 लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद जो कोटे की मालकिन होती है, वह कहती है कि जाओ उस नई लड़की को लेकर आओ। जब एक नई लड़की आती है, तो वह उसे गौर से देखता है और ये समझने की कोशिश करता है कि आखिरकार मैंने इसे कहीं तो देखा है। ये लड़की मेरी जानी-पहचानी लग रही है। कहीं ये मेरी पत्नी तो नहीं? इन्हीं तमाम सवालों को दिल में दबाए हुए वह उस लड़की के साथ उस वह एक कमरे में जाता है। वह ये सब इसलिए और सोच रहा था कि जिस प्रकार का उनका पहनावा होता है, जिस प्रकार का उनका मेकअप होता है, कोई भी व्यक्ति उनकी तरफ आकर्षित या उत्तेजित हो सकता है, या किसी भी व्यक्ति को अचानक से आप वहाँ पर नहीं पहचान सकते, क्योंकि कोई भी शरीफ़-उन-नफ्स व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी बेटी इस धंधे में लीन हो। वह दोनों जब एक रूम में जाते हैं, जिसके बाद वह दोनों जब एक-दूसरे से बात करना शुरू करते हैं, तो इधर तानिया उसे पूरी तरह से पहचान चुकी थी। साहिल भी तानिया को पहचान लेता है और दोनों एक दूसरे से गले मिलकर रोना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद साहिल अपने आप को सँभालता है, वह तानिया को भी सँभलने को कहता है। साहिल की जगह अगर कोई और व्यक्ति होता, तो वह यकीनन इस बात को नहीं सोचता कि वह किस परिस्थिति में वहाँ पर पहुँची। वह ये कह सकता था कि तुम अब इसी कारोबार में रहो, तुम अब यहीं पर खुश रहो, मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। लेकिन वह इस सब से आगे बढ़कर अपना दिल को बड़ा रखते हुए अपनी पत्नी को उस दलदल से निकालने के लिए अपनी पत्नी को भी समझाता है और खुद भी अपने आप को सँभलता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर बैठकर पुलिस कंट्रोल रूम फ़ोन करते हैं, पुलिस को वह पूरी घटना बताते हैं। इस केस में पुलिस ने भी बहुत तत्परता दिखाते हुए उस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। जिसके बाद उस कोटे में जाकर पुलिस रूम बाय रूम तहकीकात करती है, पूछताछ करती है। तो एक रूम में साहिल और तानिया भी बरामद होती हैं। इसके साथ ही अन्य और दर्जनों रूमों में तानिया जैसी दर्जनों लड़कियाँ होती हैं। वह इस धंधे से बाहर निकलने के लिए, वह अपने परिवार से मिलने के लिए बेचैन होती हैं। पुलिस उन तमाम लड़कियों को उनके घर तक पहुँचाने का काम करती है और धंधे तलक उस महिला को, उन लड़कियों को पहचानने के लिए उस महिला को गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही उन्हें बेचने आए दलालों को भी पुलिस तलाश शुरू कर देती है और जिन 3 दलाल द्वारा तानिया को बेचा गया था, पुलिस उस कोटे वाली के ज़रिए उन तीनों को भी काफ़ी मेहनत मशक्कत कर करीब
15 से 20 दिन के समय में उन तीनों को भी गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद तानिया भी उन तीनों की पहचान कर इस चीज़ की गवाही दे देती है कि हाँ, यही तीनों मुझे वहाँ से स्टेशन से यहाँ तक लेकर आए हैं। जिसके बाद पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। यकीनन ये कहानी एक पति और पत्नी के विश्वास और भरोसे को ज़ाहिर करती है। आज की ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान या किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है कि सफ़र में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अनजान व्यक्ति के खाने या पीने की चीज़ इतनी आसानी से ना लें और जितनी उनसे आप दूरी बना सकते हैं, दूरी बनाएँ, वरना ये आपकी जान पर भी आ सकता है। हर कोई तानिया की तरह खुशकिस्मत नहीं होता कि हर कोई व्यक्ति अगर वह अनजान व्यक्ति तानिया को अपने उसके पति से बात ना कराता, तो शायद तानिया आज भी उस धंधे में विलीन होती, आज भी उस गोरख धंधे में काम कर रही होती और शायद इधर आज भी अपनी पत्नी को ढूँढ रहा होता। इसी प्रकार की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें क्राइम वर्ल्ड को। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।